वेलकम स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमने इसके पहले लेक्चर में एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन देखी थी और एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास मेजर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड चूज किया था किसे, कार्बन के C12 आइसोटोप को, जिसका मास कितना है किसी को भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आर्बिटरीली मतलब अपने मन से उसका मास कितना फिक्स कर दिया है 12। अब उस कार्बन एटम के साथ मतलब कार्बन एटम के मास के साथ हम बाकी के एलिमेंट के एटम के मासेस को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके उनके मासेस निकालेंगे। ऐसा करके जो मासेस निकलते हैं उन्हें बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। लेकिन हमने देखा है कि जब मैं कार्बन के मास के साथ किसी दूसरे एलिमेंट के मास को कंपेयर करता हूं तो फिर कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टनेस आता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का मास है 12 एंड कंपैरिजन जो है वो या तो होल नंबर आ सकती है या तो फिर फ्रैक्शनल आ सकती है। अगर कंपैरिजन होल नंबर आई तो कैलकुलेशन आसान है। समझो कार्बन एटम के तुलना में किसी का एटम दुगना हेवी है तो हम फटाक से आंसर बता देंगे 24। 3 गुना हेवी है तो हम बता देंगे उस एलिमेंट का एटम का वेट कितना है 36। 4 गुना हेवी आया तो हम बता देंगे कितना है 48। लेकिन अगर यही कंपैरिजन फ्रैक्शनल नंबर में आती है तो फिर हमें उस एटम का मास निकालने के लिए 12 को उस फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि हमें एक नंबर को फ्रैक्शनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने में समय ज़्यादा लगता है, डिफिकल्टी होती है, इसलिए हमें ऐसा कोई तो भी रास्ता चाहिए था जो हमें एक कैलकुलेशन से छुटकारा दे। इसलिए क्या तय किया गया कि हम कार्बन के मास के साथ मतलब 12 के साथ कंपेयर करने के बजाय किसके साथ कंपेयर करने लगे, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम दैट इज 1/12 ऑफ 12 दैट इज 1 के साथ। अब 1 के तुलना में कोई 2.5 गुना हेवी आया तो डायरेक्ट हमें मास मिल जाएगा 2.5। अगर 1 के तुलना में कोई 1.333 टाइम अगर हेवी आता है तो उस एलिमेंट का एटम का वेट कितना होगा 1.333 हो जाएगा। मतलब हमें फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब अब हमें मास कैलकुलेट करने में आसानी हो रही है, समय की बर्बादी नहीं हो रही है। इसलिए हमने तय किया रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर करते वक्त कि वेट मास ऑफ कार्बन एटम कंपेयर करने के जगह पे हमने वेट 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम के साथ कंपेयर करना पसंद कर दिया, ताकि जो कंपैरिजन आएगी, जो रेशियो आएगा मास ऑफ एटम टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, वो रेशियो ही डायरेक्ट हमें क्या देगा, उस एटम का मास देगा। इसलिए हमने एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखा था, कल आपको दिखाई भी दिया होगा। अब इसे रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। रिलेटिव, हर चीज मेजरमेंट वाली रिलेटिव है तो हर जगह रिलेटिव लगाना उचित नहीं है, क्योंकि सारी चीज रिलेटिव है तो रिलेटिव बोलने में कोई फायदा नहीं है। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, रेशियो होता है किसका, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, और इसका हम रेशियो लेते हैं किसके साथ, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। याद रहे कि ये कार्बन एटम जो है वो C12 आइसोटोप का हो, C13 या C14 नहीं होना चाहिए। इसका भी मैंने आपको रीजन बताया था। C13 C14 क्या है, रेडियो एक्टिव वन है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिली डिसइंटीग्रेट होते हैं दूसरे एलिमेंट में, मतलब वो अनस्टेबल है। यही एकलौता एक आइसोटोप है कार्बन का जो स्टेबल है, तो हमने C12 को चूज किया हमारा स्टैंडर्ड। अब देखो, मुझे ये रेशियो मालूम है, मतलब एटॉमिक मास ही मालूम है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर हमेशा कितना आने वाला है 1, 1/12 ऑफ 12, 1 आएगा तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट कितना होगा, एटॉमिक मास के इतना। ये रेशियो ही एटॉमिक मास की वैल्यू देगा। तो इस तरह से हमने एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना सीख लिया। अब एटॉमिक मास को यूनिट होगा क्या, AMU, डाल्टन। यू जो है यूनिफाइड मास, उसे डाल्टन भी कहा जाता था, यूनिफाइड मास AMU। लेकिन अब देखो यहाँ पे एटॉमिक मास का फार्मूला ध्यान से देखो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम ऑफ द C12 आइसोटोप। ऊपर भी मास, नीचे भी मास, और दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का जब हम रेशियो लेते हैं तो उन्हें कोई यूनिट नहीं होता। मतलब एटॉमिक मास इज जस्ट नंबर, इट हैज नो यूनिट।
इसलिए एटॉमिक मासेस के सामने कोई भी यूनिट नहीं रहता, ना एएमयू, ना डाल्टन, ना स्पेसिफाइड, कोई भी यूनिट नहीं रहता। तो एटॉमिक मासेस आर यूनिटलेस। व्हाई दे आर यूनिटलेस? बिकॉज दे आर द रिलेटिव मासेस, दे आर द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये याद रहेगा कि किसी भी एटम के मास के सामने आपको कोई यूनिट लिखना नहीं है। सिमिलरली हमने एटॉमिक मास के साथ साथ मॉलिक्यूलर मास भी देख लिया था, डेफिनेशन एक जैसी है। तो मॉलिक्यूलर मास को भी हम उसी फैशन में क्या करते हैं, उसी फैशन में कैलकुलेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास का भी फार्मूला वही है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। डेफिनेशन सेम है, कंसेप्ट भी सेम है। मॉलिक्यूलर मास हो या एटॉमिक मास हो बच्चों, देखो रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए याद रहे कि एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, इनके सामने कभी भी कोई यूनिट नहीं लिखना है आपको, क्योंकि दे आर द यूनिटलेस। जब भी हम रिलेटिव मेजरमेंट करते हैं तो यूनिट हमेशा कैंसिल ही होता है, क्योंकि रिलेटिव मेजरमेंट के वक्त हमें रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी लेना पड़ता है। इसलिए ऑल द रिलेटिव मेजरमेंट्स आर यूनिटलेस। मास कोई भी हो, चाहे एटॉमिक हो या मॉलिक्यूलर मास हो, वो क्या है, यूनिटलेस है। अब मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन भी ठीक हम उसी तरह से करेंगे जैसे एटॉमिक मास की थी, ताकि हमें लर्न करने में आसानी हो। क्या है? मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। अब ये 1/12 क्यों लिया गया, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 1/12 ऑफ 12 यानी 1 होता है, और डायरेक्ट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल यानी क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/12 क्यों लिया गया आपको आसानी से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं इसमें। तो इस तरह से हम एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो एक बार मैं मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन आपके लिए रिपीट करता हूं, द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। सिमिलरली एटॉमिक मास की डेफिनेशन है, रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट to the 1/12 of mass of one carbon atom of C12 isotope. Atomic masses हो या molecular masses हो, they are always relative and hence they do not possess any unit. इसलिए atomic masses molecular masses के सामने कोई यूनिट नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अब हमें कुछ एटम के मासेस मालूम होने चाहिए, तो हम देख लेते हैं, जिनका हमें बार बार जरूरत पड़ता है उसका हम एटॉमिक मास लिख लेंगे। तो सबसे पहला पीरियोडिक टेबल में एटम है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1। एक्चुअली वो 1.008 है, लेकिन 1 के सामने 0.008 क्या है, बहुत ही निग्लिजिबल है। इसलिए हम सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए बहुत बार क्या करते हैं, राउंड अप कर लेते हैं फिगर को। एक्चुअली हाइड्रोजन का मास कितना होना चाहिए, 1.008, लेकिन उसे हम अप्रॉक्सीमेटली कितना ले लेते, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए 1। हेलियम जो है दूसरा एलिमेंट, हेलियम का एटॉमिक मास हम कितना लेते हैं, 4। उसके बाद लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक मास हम लेते हैं 7। एक्चुअली वो 6.94 है, उसे हम कितना लेते हैं, 7। तो जो हम यूज़ करते हैं बार बार वही हम फिगर का इस्तेमाल करेंगे। तो लिथियम का एटॉमिक मास अगर आपको पूछा गया तो कितना बताओगे, 7। देखो मैंने कहीं पे भी कोई यूनिट नहीं लिखा, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस आर जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स ओनली, मैग्नीट्यूड्स ओनली, दे हैव नो यूनिट्स एट ऑल। मैं बार बार दे हैव नो यूनिट्स एट ऑल बोल रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रहे इसलिए। लिथियम के बाद भाई बेरिलियम है। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 4 है, और एटॉमिक मास नंबर कितना है उसका, 9। बोरॉन जो है उसका एटॉमिक मास नंबर है 11। कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास नंबर है 12। कार्बन के पास कौन है, नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक मास नंबर है कितना, 14 है। नाइट्रोजन के बाद कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर कितना है, 16। उसके बाद है फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना है, 19। ये लर्न ही करने पड़ेंगे हमें, बिना लर्न किए काम होगा नहीं हमारा। तो इसलिए हाइड्रोजन का 1, हेलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का कितना 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का कितना है 19। उसके बाद नियॉन है,
न्यूऑन का जो है वो 21 है। उसके बाद आएगा सोडियम, सोडियम जो है उसका 23 है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसका 24 है। एल्यूमिनियम उसका 27 है। उसके बाद आता है सिलिकॉन, उसका 28 है। सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस, उसका 31 है। फास्फोरस के बाद आता है क्लोरीन, 35.5 है। उसके बाद आता है आर्गॉन, और आर्गॉन का कितना है 40, बराबर है। तो ये कुछ एलिमेंट्स है, पहले 18 तक के हमने लिए। उसके बाद है पोटेशियम, पोटेशियम का मास कितना है 40। कैल्शियम का मास कितना है 40। देखो ये एटम्स है 3 डिफरेंट एलिमेंट के, इनके एटॉमिक नंबर अलग है, लेकिन इन तीनों के मासेस क्या है, सेम है। तो ये किसकी डेफिनेशन रहेगी, आइसोबार्स की। तो आर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इन तीनों को क्या बोला जाता है, आइसोबार्स ऑफ ईच अदर कहा जाता है, क्योंकि उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, सॉरी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर्स क्या है, सेम है। The atoms of different element having different atomic numbers but same atomic mass numbers are called as isobar. इसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास हैं जिनके हमें एटॉमिक नंबर मालूम चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आयन है, आयन का 56 है, कॉपर का 63.5 है, जिंक का 65 है, बराबर है। ब्रोमीन का 81 है, आयोडीन का 127 है, बराबर है। और कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ढेर सारे हैं। अब सारा पीरियोडिक टेबल ही है हमें लर्न करने के लिए, तो पीरियोडिक टेबल आपको मिल सकता है। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पीरियोडिक टेबल भेज दूंगा, जिसमें सबके आपको क्या है, एटॉमिक मास मिल जाएंगे। तो मैं उसकी एक फ़ोटो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा। आप वो फोटो देखकर वहाँ पे हर एक एलिमेंट का डिटेल में इंफॉर्मेशन पाओगे, वहाँ पे उनके एटॉमिक नंबर के साथ एटॉमिक मासेस भी होंगे। तो मैंने जस्ट आपको एक आइडिया है, इसलिए ये एटॉमिक नंबर्स बोर्ड पर कुछ लिखे हैं, तो ये हमें लर्न करने पड़ेंगे। बिना इन्हें लर्न किए आगे हमें कुछ करते नहीं आएगा, बराबर है। तो यू हैव टू लर्न दीज नंबर्स। अब पूरा पीरियोडिक टेबल ही 11वीं और 12वीं में है, तो जाहिर है कि आपको सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर्स क्या करने पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब मॉलिक्यूलर मास हो गया हमारा। अब मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन हम कुछ अलग अंदाज से भी कर सकते हैं, बराबर है। तो देखो हाइड्रोजन का एक बार वापस से देख लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना है मास 1, हीलियम का कितना है 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 21, Na23, Mg24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, क्लोरीन 35.5, आर्गॉन 40 है, पोटेशियम 40 है, कैल्शियम 40 है, Fe 56 है, कॉपर 63.5 है, जिंक 65 है, ब्रोमीन 81 है, आयोडीन 127 है। अब मैं कोई भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं, आप लिख सकता हूँ, और किसी का भी एटॉमिक मास नंबर बता सकता हूँ आपको। तो ये धीरे धीरे आपको लर्न करने पड़ेंगे, और इन्हें लर्न करने के लिए ऐसी कोई स्पेशल मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप लर्न हो जाते हैं। जैसे गणपति की आरती, हमने कभी क्लास लगाया कि गणपति की आरती आनी चाहिए हमें, कोई ट्यूशन लगाई उसकी, नहीं, अपने आप हो गई। जन गण मन हमने कहना शुरू कर दिया, समझ में नहीं आता कुछ भी, फिर भी लर्न हो गया, क्योंकि बार बार बोलते इसलिए। तो वैसे ही एटॉमिक मासेस हम फ्रिक्वेंटली यूज करते जाएंगे, तो अपने आप क्या हो जाएंगे, वो लर्न होते जाएंगे। अब मॉलिक्यूलर मास को और अलग ढंग से कैसे डिफाइन करेंगे भाई? मॉलिक्यूलर मास को और दूसरी तरह से कैसे डिफाइन करेंगे, अब ये हमें देखना है। समझो मैं मार्केट में जा रहा हूँ और मैंने घर से थैली, जिसे बोलते हैं थैला, वो नहीं लिया मैंने साथ में। मुझे मालूम है कि मार्केट में पन्नियाँ मिल जाती है, पन्नी अपली भट्टे। अब मैं घर से जब निकला मार्केट में जाने के लिए, तो मैंने थैला साथ में नहीं लिया, वैसे ही चला गया। फिर मैंने वहाँ पर जाके कुछ शॉपिंग की, मतलब कुछ फल खरीदे, कुछ चावल बिवल खरीदा, और घर पे वापस आया। अब वहाँ पर मेरे पास थैला नहीं था, तो मुझे पन्नी की ज़रूरत पड़ी, मैंने पन्नी मांग ली दुकानदार से। अब मैं फल की दुकान के पास गया, वहाँ पे मैंने 1 kg एप्पल खरीदी कर लिए, बराबर है। 1 kg एप्पल खरीदी करने के बाद मैंने 1 kg और एक दूसरा फल खरीदी कर दिया,
अनदर फल, आधा केजी और तीसरा फल खरीदी कर लिया, फिर और आधा केजी अलग फल खरीदी कर दिया। अब सारे फल खरीदी करने हो गए, मैंने सारे फल थैली में डाल दिए। अब व्हाट इज द वेट ऑफ दैट बैग? तो जो बैग पन्नी जो मुझे दी थी उसने, उसका वेट कितना होगा? अब आपको मालूम है पन्नी एकदम पतली होती है, पॉलीथीन से बनी हुई, वो वेटलेस है, ऐसा समझो, उसको वेटलेस समझो। अब उस बैग में मैंने एप्पल डाल दिए, अनार डाल दिए, चीकू डाल दिए, बाकी सारे फल डाल दिए, जितने भी लिए थे उतने। अब उस बैग का वेट कितना होगा? तो मैंने कंडीशन क्या बताई, जो हमने पन्नी ली है उसको वेट होगा भी कुछ, लेकिन इनके सामने बहुत कम होगा, तो उस पन्नी के वेट को हम निगलेक्ट कर देते। ऐसा समझो कुछ देर के लिए कि वो पन्नी क्या है, वेटलेस है। और उस पन्नी में मैंने 1 kg एप्पल डाल दिया, 1 kg चीकू डाल दिए, 1/2 kg अनार डाल दिया, 1/2 kg और कुछ डाल दिया। अब वो पन्नी जो है उसका वेट कितना होगा? तो आप क्या करोगे, इन सब फल के वेट की सम करोगे और बता दोगे सर उस थैली का, उस बैग का वेट कितना है, 3 kg, बराबर है। ये थैली यानी मॉलिक्यूल है और ये फल यानी क्या है, उस मॉलिक्यूल के अंदर के एटम। जैसे CH4 है, तो CH4 यानी ऐसा समझो कि ये मॉलिक्यूल थैली के अंदर है। अब थैली के अंदर है ये मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? तो इसके अंदर जितने भी एटम्स है उन सब के एटॉमिक मासेस के सम के बराबर। इसलिए मैं मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिफाइन कर सकता हूं? जैसे मैंने थैली के मास को कैसे बताया, मास ऑफ थैली कितना है, बराबर है, मास ऑफ दिस बैग कितना है, sum of masses of all fruits present in a bag is equal to the mass of that bag. तो वैसे ही what is the mass of molecule? Mass of molecule is nothing but the sum of masses of all atom present in one molecule of substance, बराबर है। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास को दूसरे अंदाज से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सारे एटम के एटॉमिक मासेस को हम अगर जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अब देखो CH4 है, ये मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल का मास कितना? तो भाई ये बना किससे है, 5 एटम से, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। तो हमें 5 एटम के एटॉमिक मास की सम करनी पड़ेगी। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, तो 4 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 4, तो 12 + 4 आ गया 5 एटम का मास। 5 एटम का मास आता है 16, तो ये 16 क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास है, बराबर है। तो आप मॉलिक्यूल का मास कैसे निकाल सकते हो? बाय कंपेयरिंग द मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल विथ 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और यू कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास जस्ट बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। तो इसलिए CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 16। अब H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? अब इसे या तो हम कंपेयर कर सकते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन के एटम के साथ, या फिर हम डायरेक्ट एटॉमिक मासेस की सम कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का मास है 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास होगा 2, ऑक्सीजन का मास है 16, तो 2 + 16 कितना है रे, 18। इस तरह से वाटर का मास कितना, 18। देखो जब भी मैं मॉलिक्यूलर मासेस लिख रहा हूँ, कहीं पे भी मैंने कोई यूनिट नहीं लिखा है, ना AMU लिखा ना डाल्टन लिखा, कोई भी यूनिट नहीं है उसे। अगर आप AMU U ऐसा कुछ लिखते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप ये बिल्कुल ध्यान में रखिए कि एटॉमिक मासेस एज दे आर रिलेटिव इन नेचर दे हैव नो यूनिट्स, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब ऐसे ही आप सबके एटॉमिक मासेस निकाल सकते हो भाई। अब आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। खाने को टेबल पर सर्व किया जाता है इसलिए इसका नाम टेबल सॉल्ट भी है। अब NaCl में कितने एटम्स है बताओ, Na1 और Cl2। अब Na का एटॉमिक मास कितना है भाई, 23। Cl का मास कितना है, 35.5। इन दोनों के मास की मैं सम करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, एट मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl मिल जाता है। कितनी आती है सम देखो, 0.5 एज इट इज, 8 और ये 58.5। तो 58.5 ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है NaCl का, बराबर है। अब आपको KCl का मास पूछा जाएगा, KCl का मास कितना है, तो मास ऑफ K कितना है, 40, एंड Cl का मास कितना है, 35.5। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 75.5 हो जाएगा। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास को हम दूसरे ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन तो हमने देख ली है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस to the 1/12 of mass of 1 carbon atom of C12 isotope।
ये तो साइंटिफिक डेफिनेशन है ही, लेकिन दूसरी डेफिनेशन भी हमने तैयार की, और वो डेफिनेशन क्या है कि मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस की सम करो, जो फिगर मिलेगा दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल भी मैंने दिया, जैसे मेरा मास कितना है तो मेरे अंदर जो भी मटेरियल है उन सब के मास की सम करो, मेरे हड्डियों का वेट प्लस मेरे चमड़ी का वेट प्लस मेरे अंदर फैट जो है, मसल जो है, उन सब का वेट, तो मेरा वेट और मेरे अंदर जो जो भी पार्ट है उन सब का वेट क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसी तरह से मॉलिक्यूल का मास है द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। इसलिए हम डेफिनेशन ऐसा कर सकते हैं, द सम ऑफ atomic masses of all atoms present in one molecule of substance is called as molecular mass। अब मॉलिक्यूलर मास किसी का भी आपको निकालना है, कंपैरिजन करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिलता, तो हमें एटॉमिक मासेस को याद रखना पड़ेगा, और एटॉमिक मासेस याद है तो फिर हम किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं। जैसे कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है भाई, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मुझे हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन के मासेस मालूम चाहिए। हाइड्रोजन का 1 है, एक हाइड्रोजन का मास 1 तो 2 हाइड्रोजन का मास 2, एक ऑक्सीजन का मास 16 है तो 4 ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 64। सल्फर का एटम है, सल्फर का एटम का जो मास है मैंने अभी भी लिखा था, सल्फर का एटम का मास है 32। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, 4 + 2 6, 6 + 2 कितना रहे, 8 आता है। 4 + 2 6 + 2 8, 6 + 3 9, तो H2SO4 का मास कितना है, 98 है। तो इस तरह से एटॉमिक मास मालूम रहे तो आप क्या कर सकते हो, किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, तो H का 1 है और Cl का कितना है, 35.5, तो कितना आएगा, 36.5। तो ये 36.5 क्या है, HCl का मॉलिक्यूलर मास है। अब आपने थोड़ा सा गौर किया होगा कि ढेर सारे मैंने एटम के एटॉमिक मासेस लिखे थे, सबके एटॉमिक मासेस की खासियत आपने देखी होगी कि वो पूर्णांक संख्या थी, होल नंबर थे, सिवाय 1-2 के। क्लोरीन जो था उसका एटॉमिक मास कितना था, 35.5। तो भाई ये एटॉमिक मासेस ऐसे फ्रैक्शनल क्यों होते हैं, एटॉमिक मासेस फ्रैक्शनल होने के पीछे रीजन क्या है, तो एटॉमिक मासेस कभी कभार फ्रैक्शनल दिखते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, आइसोटोप्स। आइसोटोप होने की वजह से कभी कभार हमें क्या करना पड़ता है, मास को फिर फ्रैक्शनल लेना पड़ता है। जैसे आप इंजीनियरिंग के एग्जाम देते हो, 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं आपके, और फिर आपको परसेंटेज पूछा जाता है कि बता भाई इंजीनियरिंग में कितना परसेंटेज मिला, तो आप क्या करते हैं, सारे सेमेस्टर के मार्क्स परसेंटेज गिनाते हैं कि सिर्फ एक ही परसेंटेज बताते हैं, आप एक ही परसेंटेज बताते हो। लेकिन भैया आपने तो 8 एग्जाम दिए 8 सेमेस्टर के, फिर परसेंटेज एक कैसे बता रहे हैं, आपने तो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 8 के सारे परसेंटेज बताने चाहिए। लेकिन इतने परसेंटेज सुनने का टाइम किसके पास है, तो आप क्या करते हो, 8 सेमेस्टर के परसेंटेज की सम करते हो और उसे डिवाइड करते हो 8 से, मतलब एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो। तो जब एखादे एलिमेंट को अलग अलग आइसोटोप्स होंगे तो जाहिर है उनके मासेस अलग अलग है, तो कौन सा मास लेंगे, तो हम उन मासेस का भी क्या करते हैं, एवरेज निकाल के लेते हैं। तो जब भी कभी आइसोटोप किसी एलिमेंट को होंगे तो उसका एटॉमिक मास हम एवरेज निकाल कर लेते हैं, और एवरेज कभी कभार क्या आता है, फ्रैक्शनल आता है। इसलिए कभी कभार किसी एलिमेंट के आपको एटॉमिक मासेस क्या देखने को मिलेंगे, फ्रैक्शनल मिलेंगे। अब ये कैसे आता है, उनके एटॉमिक मासेस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें स्पेशली एक टॉपिक देखना पड़ेगा, अबंडेंस ऑफ आइसोटोप एंड एवरेज एटॉमिक मास, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। तब तक रुकते हैं, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।